क्या लगता है मार्केट्स को देख के? अभी तो डे हाई पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कामकाज करते हुए। डेफिनेटली आफ्टर लॉन्ग टाइम इट इज ऑलवेज गुड टू इंटरेक्ट विथ यू। तो मुझे लग रहा है कि आज अच्छे दिन पे शो हुआ है, क्योंकि आप देखो तो निफ्टी बैंक निफ्टी कल जिस हिसाब से फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोरोना हम्म। फियर इज पिकिंग अप। बट जिस हिसाब से रिकवरी देखी कल और आज फॉलो बाइंग आया है। हम्म। पिछले 2 दिन का हाईज ऑलमोस्ट ब्रेक किया है बैंक निफ्टी और निफ्टी ने। तो दैट इज अ गुड साइन, वी आर सीइंग हायर हाई। हम्म। डेफिनेटली गेम इज नॉट ओवर अंटिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। तो 3:30 तक अगर वी आर एबल टू सस्टेन 24,800 का लेवल, आई थिंक ओके। वी आर गोइंग फॉर अ गुड रैली नेक्स्ट वीक। 25,200 तक आ सकता है और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 56,000 यानी 56,200 तक आ सकता है। हम्म। हम्म। बैंक निफ्टी ने काफी सपोर्ट दिया आज के मार्केट को, और इस समय जो है 450 अंक का मजबूत बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए 55,387 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स में थोड़ा बहुत उछाल है, 17.43 के आसपास है। वहीं मिड कैप इंडेक्स भी इस समय 1% की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ से हम सवाल बीच में पूछते रहेंगे, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं तो इससे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला सवाल लेते हैं नवनीत जी का। पूछ रहे हैं कुछ से, कुछ सर मुझे बताइए कि गेल और वेदांता में क्या करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? हाँ डेफिनेटली, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मैं ये कहूंगा आप डेफिनेटली दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, बट मेरे प्रेफरेंस वेदांता रहेगा। क्योंकि हम्म। वहाँ पे जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, वी हैव सीन अ कंसिस्टेंट रेशियो वहाँ पे। तो गेल थोड़ा लो बीटा है, काफी गैस प्राइसिंग की वजह से चर्चे में भी रहा है। तो फिलहाल गेल मुझे पसंद नहीं आ रहा है। बुरा नहीं है, बट अगर आपको चूज करना है ये लेवल पे तो वेदांत आप चूज कीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बाय ऑन डिप्स। या आप अगले 6 महीने के लिए एसआईपी करो, हर महीने थोड़ा थोड़ा वेदांता बाय करते रहो। हम्म। नेक्स्ट 2 to 3 years में आई एम श्योर यू विल गेट बेटर रिटर्न देन एफडी। ग्रेट। कमलेश जी का अगला सवाल ले लेते हैं, और वो लिखते हैं कुछ सर, अनूप इंजीनियरिंग है मेरे पास, जो मैंने 1800 के लेवल पे लिया था और लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। एवरेज किस प्राइस पे करूं, प्लीज थोड़ा बता दीजिए। हाँ अनुप, इंजीनियरिंग मुझे लग रहा है इंजीनियरिंग स्टॉक्स काफी थोड़ा स्लो डाउन में रहेगा। मेरा ये मानना है कि इंजीनियरिंग स्टॉक से अभी फिलहाल दूर रहे, क्योंकि जो ग्लोबल टेंशन रह रहा है उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस आर वॉलेटाइल एवरी डे। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग स्टॉक्स में मुझे लग रहा है मार्जिन थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे। तो मैं फिलहाल इंजीनियरिंग स्टॉक से दूर रह रहा हूँ। तो अभी आप होल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म तो होल्ड कीजिए, वी विल रिव्यू इट आफ्टर अ क्वार्टर, बट नया नई खरीदारी नहीं कर रहे अभी ये लेवल। अच्छा, कुछ ये बता दीजिए आप किन किन सेक्टर्स और किन किन स्टॉक से दूर रह रहे हैं? हाँ मैं अभी फार्मा स्टॉक से एज यूजुअल, आपको पता है मैं फार्मा से दूर रहता राइट। हूँ। लास्ट वीक थोड़ा मोमेंटम आ गया था कोरोना कोरोना की वजह से, बट फिलहाल आई थिंक पर्सनली कि वी आर इंडिया ना, जो वैक्सीनेशन हुआ है वी आर रेडी टू फाइट कोरोना। तो फार्मा स्टॉक से मैं अभी दूर रह रहा हूँ, इंजीनियरिंग स्टॉक्स से दूर रह रहा हूँ और शुगर स्टॉक्स। मुझे लग रहा है ये 3 सेक्टर से इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए। ओके। सद्दाम हुसैन जी का सवाल है, और वो पूछते हैं उनके पास दो स्टॉक्स है, ओएनजीसी एंड आईओसी, पर फ्रेश एंट्री लेवल क्या हो सकते हैं? दोनों ही स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं। आपसे पूछ रहे हैं ओएनजीसी लूं या आईओसी? एज अ डिस्क्लोजर, आईओसी इज माय फेवरेट पिक सिंस लास्ट 10 years। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो डायरेक्ट इक्विटी में एसआईपी करते हैं, यानी हर महीने कुछ ना कुछ एसआईपी करते रहते हैं। तो ओके। पिछले 5 सालों से, नॉट इन 5 सालों, इनफैक्ट 2017 से ये आईओसी एक ऐसा कंसिस्टेंट स्टॉक है जो मैं हर महीने रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि यही कारण है कि वो डिविडेंड अच्छा देता है। आईओसी का जो मार्केट शेयर है तीनों हम्म। कंपनियों में से सबसे ज्यादा है। एंड टेक्नोलॉजी वाइज दे आर रिसर्च में आगे, हाइड्रोकार्बन टेक्नोलॉजी ईवी के लिए दे आर वर्किंग ऑन इट। तो ओएनजीसी रिफाइनरी में थोड़ा इश्यू क्रूड प्राइस का आ सकता है, बट आई थिंक आईओसी इज अ गुड स्टॉक। वहां पे रिकमेंडेशन है 120 के स्टॉप लॉस से एक्यूमुलेट कीजिए जितना कर सकते हो। मुझे लग रहा है हम्म। 2-3 साल में ये 210 आएगा। हाँ कैपिटल अप्रिसिएशन कम लगेगा, बट सामने ओके। डिविडेंड आप देखोगे तो 8-9% करंट मार्केट प्राइस पे मिलेगा। करेक्ट। सो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में कुछ की ज्यादा दिलचस्पी लगती है। आईओसी उन्होंने आपसे डिविडेंड के लिए कहा, वेदांता भी उन्होंने कहा कि अच्छा डिविडेंड देते हैं। सो कुछ जो है वो अपने आप को सेव करके और अपने रिस्क को कम करके चलते हैं, राइट? या यार ये थोड़ा अभी वो सब बोलते हैं ना, जैसे एज बढ़ती जाती है तो योर फोकस टुवर्ड्स सेफ्टी राइजेस। तो करेक्ट। अभी जब मैं मेरे छोटी बच्ची को देखता हूँ, पहले मैं आई वाज अ रिस्क टेकर, पोर्टफोलियो 80% मेरा मिड कैप रहता था रिकमेंडेशन, बट नाउ आई रियलाइज कि वेल्थ अगर क्रिएट करनी हो
तो हम्म। 20 to 30% शुड बी योर सेफ पोर्टफोलियो। सो क्योंकि जब भी डाउन टर्न में जब भी डिविडेंड आता है तो बहुत मीठा लगता है। करेक्ट। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है अविदेश ठाकुर जी का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उनके पास 51 पे उनके पास 400 शेयर है। होल्ड करें, क्योंकि उनका व्यू जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का ही है, और वो आपसे टारगेट्स भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के ही मांग रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अंडर परफॉर्मिंग। 52 का 200 डे एवरेज है, तो आप देखो बैंक निफ्टी जब 200 डे एवरेज के ऊपर चल रही है, बाकी सब स्टॉक्स पीएसयू बैंक्स की बात करें 200 डे एवरेज के ऊपर है, बट ये स्टॉक नहीं चल पा रहा है। हाँ, हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम दिया है, तो इसका फायदा उठा के आप प्रॉफिट बुक कीजिए। मुझे लग रहा है एसबीआई में अगर आप इवन शॉर्ट टर्म भी ट्रेडिंग करोगे तो वहां पे स्कोप अच्छा है, या ये लेवल्स है। और एसबीआई लॉन्ग टर्म भी पढ़ा रहा तो अगेन इट्स अ गुड स्टॉक। सो फॉर बैंकिंग आई वुड अवॉइड ये सब छोटी बैंक है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ओके, 51 का इनका बाई प्राइस है और 51.21 ही चल रहा है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा तो हो रहा है, और डे हाई पे समय स्टॉक जो है वो कामकाज कर रहा है। नारायण मालपानी जी का सवाल है, बीएफ यूटिलिटीज है उनके पास, बाइंग रेट इज 650, क्वांटिटी इज 500, और सोम डिस्टिलरीज है उनके पास, बाइंग रेट इज 146, क्वांटिटी इज 8000। प्लीज एडवाइज। स्टार्टिंग विद बीएफ यूटिलिटी, अगर ये स्टॉक का आप चार्ट हिस्ट्री देखोगे तो मुझे लग रहा है कि ये काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। मुझे याद है आई स्टार्टेड माय मीडिया करियर सिंस 2010, और वहां से अगर बीएफ यूटिलिटी का प्राइस देखो 2010 में, अभी मैं चार्ट पैन आउट कर रहा हूँ, 1100 रुपये 2010 में भी था, और आज भी 1100 है। तो ये 15 साल का रिटर्न अगर आप सिर्फ निफ्टी में अभी पैसे लगाते तो ज्यादा मिलता। सो आई वुड क्लियरली अवॉइड बीएफ यूटिलिटी। है तो भी एग्जिट कीजिए। तो हालांकि यहाँ से सिक्स पाँच फिफ्टी परसेंट 650 पे खरीदा है उन्होंने, तो अभी भी प्रॉफिट में है, तो निकल Yes, सकते हैं। then he's at a good position. Just या book up. डबलर डबलर नियर डबलर। Yes, so definitely exit ये स्टॉक। I don't think you should keep in your portfolio क्योंकि 15 साल से अंडर परफॉर्म है। ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा न्यूज आएगा कि पूरा टर्न अराउंड होगा। एंड सेकंड स्टॉक वाज सोम डिस्टिलरीज। हाँ, सोम डिस्टेंस डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि अभी आई हैव नॉट सीन इट फंडामेंटली, बट जिस हिसाब से मोमेंटम है आप देखो, पिछले 4 महीनों में एवरी मंथ वी आर सीइंग न्यू हाई। सो होल्ड ऑन, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 145 का रखिए, ऊपर की तरफ नया हाई 160 आएगा, वहां पे सस्टेन होता है तो भी न्यू टारगेट्स जो ट्रेंड लाइन सजेस्ट कर रही है वो 185 का है, बट सिक्स स्टॉप लॉस 145। He's already making a good profit in both the stocks. BF Utilities 752 पे है, 650 इनकी खरीद है। सोम डिस्टिलरीज 146 पे खरीद है, 155 का प्राइस है, तो 10 रुपए इनको अभी मिल रहे हैं। 10 इंटू 8000 इज 80,000। तो हमने आपका प्रॉफिट भी अभी कैलकुलेट कर लिया है नारायण जी। पर आपके लिए सलाह जो है वो ये है कि BF यूटिलिटीज में आप मुनाफा वसूल लें, निकल जाएं, एग्जिट करें, और सोम डिस्टिलरी में आप निवेशित रह सकते हैं। मोहित पाल सिंह जी का सवाल है, ये हमें लुधियाना से लिखते हैं। इनके पास 350 शेयर्स है फोर्टिस के एट 270। टाइम होराइजन इज 2 years। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली फोर्टिस हेल्थकेयर ने अच्छा एक रिटर्न दिया है अभी पिछले कुछ महीनों में। 200 एवरेज 630 है, वहां पे सपोर्ट लेके अच्छा वॉल्यूम से कल मोमेंटम भी आया है। अगेन इफ यू गॉट एट अ गुड लेवल, सो फ्रेश पोजीशन होती तो मैं रेकमेंड नहीं करता, बट ऑलरेडी है तो 693 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ अगर 800 आता है तो वापस रिव्यू करके वी कैन बुक प्रॉफिट्स ओवर देयर। एंड ही इज आल्सो इन ग्रेट प्रॉफिट्स, 270 बाय 718 के आसपास स्टॉक चल रहा है आज। जो हमारे दर्शक हैं वो काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ओके, द अदर कुछ और एक सवाल ले लेते हैं। अंकित खन्ना जी का सवाल है, दो स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, आपका व्यू ट्रेंड पे और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे। हाँ, डेफिनेटली ट्रेंड मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म। आई थिंक रिटेल सेगमेंट ने काफी हिट था सेल्स में, फुटफॉल्स वर डाउन, बट मुझे लग रहा है जिस जिस तरह का ग्रुप है, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग जूडियो भी इसके नीचे आता है, थिंग्स विल पिक अप। यहाँ लेवल लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5200 के स्टॉप लॉस से यू कैन बाय, टेक अ रिस्क। ऊपर की तरफ 6300 इज द फर्स्ट टारगेट जो 200 दिन का एवरेज है, और अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो ये स्टॉक वापस 8000 का लेवल टच कर सकता है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए ये ट्रेंड इज वन ऑफ माय फेवरेट पिक। डिक्सन अगेन अ गुड सेक्टर, हमने अच्छा रिटर्न्स देखे पिछले 4-5 सालों में, बट अर्निंग्स के बाद थोड़ा करेक्शन आया है अभी।
यही सेक्टर में मुझे लग रहा है जो दूसरा स्टॉक अभी टेक्निकली अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली इक्वली स्ट्रॉन्ग इज अंबर एंटरप्राइजेज। ओके। डेफिनेटली 6,600 के आसपास चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर इफ इज विलिंग टू बाय डिक्सन, तो वो प्राइस से डरेगा नहीं। तो 6,400 के स्टॉप लॉस से अंबर एंटरप्राइजेज ये लेवल पर अभी खरीदारी करे तो 7,000 के आसपास आ सकता है। देन विल रिव्यू इट एंड मे बी शिफ्ट टू डिक्सन अगेन, बट फिलहाल आई वुड सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन अंबर एंटरप्राइजेज। ओके। अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा इन्होंने, टीटागढ़ है इनके पास, 940 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है। अब जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। और टीटागढ़ पे आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू बुक प्रॉफिट्स। रेलवे स्टॉक्स में आई वुडली प्रीफर आईआरएफसी, क्योंकि ये सब स्टॉक्स में मोमेंटम बजट के टाइम आता है और डिपेंड्स कि कितना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो डेफिनेटली रेलवे इज अ मोनोपोली बिजनेस, बट आई थिंक आईआरएफसी इज अ कंपनी जो सबको फाइनेंस करके कमाएगी। तो आईआरएफसी पे मेरा फोकस है लॉन्ग टर्म के लिए। सो एग्जिट टीटागढ़, बाय आईआरएफसी, अच्छे लेवल पे मिल रहा है। 120 का स्टॉप लॉस, टारगेट 175 नेक्स्ट 2 इयर्स। ओके। आबिद का सवाल है, वो लिखते हैं कि वो आपके बहुत बड़े फैन है, कुश, और वो ये भी लिखते हैं कि आपकी रिकमेंडेशंस की वजह से उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं। अब उनका सवाल जो है वो दो स्टॉक्स पे है, उन दोनों को ले लेते हैं। एक है एनवेरॉन इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड और दूसरा है पारादीप फॉस्फेट। दोनों पे आपकी सलाह मांग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। यही चीजें हैं जो हमको बूस्ट करती है कि हम अच्छे, जो हमारा गोल है कि अच्छा सलाह दे सके और आप पैसा कमा सके। तो बी थैंक यू फॉर बीइंग लॉयल टू द चैनल एंड मी। डेफिनेटली कमिंग टू स्टॉक, पारस डिफेंस, डिफेंस सेक्टर मुझे लग रहा है कि काफी बूमिंग रहेगा नहीं नहीं, नेक्स्ट। सॉरी, पारस डिफेंस नहीं है ये, हमारे प्रोड्यूसर्स ने खुद ही चला दिया है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग है पहला स्टॉक, एंड दूसरा स्टॉक है पारादीप फॉस्फेट। तो एनवायरो के चार्ट्स जिस हिसाब से देख रहे हैं मुझे लग रहा है नेगेटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग पे मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव है ये समय पे। ये स्टॉक आज ही आप देखो काफी वॉलेटाइल है, नीचे लो अराउंड 94 का था। तो मुझे लग रहा है कि एनवायरो के बदले आप एलएनटी में बी विद द लीडर्स, क्योंकि अभी मार्केट में मोमेंटम है। तो ओके। ब्लू चिप में अच्छा रिटर्न मिलता है, तो वाई फोकस ऑन सच रिस्की स्टॉक्स, क्योंकि एनवायरो पिछले 2 साल से आफ्टर लिस्टिंग इतना मोमेंटम नहीं, पिछले 6 महीनों में मोमेंटम नहीं है। तो एनवायरो को कम्प्लीटली अवॉइड। एल एन टी इज माई पिक। दूसरा जो स्टॉक है उसका अगर हम चार्ट्स पैटर्न देखें फर्स्ट, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे वॉल्यूम्स कम है, तो टेक्निकली थोड़ा मुश्किल है। बट मुझे लग रहा है यही सेक्टर में फिलिप कार्बन इज अ स्टॉक यू शुड फोकस ऑन। मुझे लग रहा है फिलिप कार्बन यहाँ से टर्न अराउंड होगा, तो फिलिप कार्बन पे आप निवेशित करिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ से 2% का रख के आप फिलिप कार्बन पे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।